अब अभी तक देख लो, दीवारों से, छत से पानी गिर रहा है, पानी अपने सिर से गिरना चाहिए, इतना पसीना आना चाहिए, नहीं है? उतना नहीं आएगा जब तक लगेगा ही नहीं कि मेहनत कर रहे हैं। चलो, वेक्टर डीएनए बता रहे थे, स्पेसिफिक डीएनए जो कि हमारे डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करने में काम आता है, राइट? और वेक्टर डीएनए कहां तक बता दिया था उसमें? क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। वेक्टर डीएनए में जीन कैरी करने की एबिलिटी तो होती है, लेकिन साथ में वो अपना रिप्लिकेशन भी कर लेता है। इसका एडवांटेज हमें ये है कि हम जब भी अपना डिजायर्ड जीन उससे अटैच करेंगे तो ये केवल ले जाने वाला कैरियर की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि ये साथ साथ में जब जब रिप्लिकेट होगा तो हमारे अपने जीन की भी ये कॉपीज बनाता चले। वो जीन लाइब्रेरी, डीएनए लाइब्रेरी याद है? उसमें भी हमने इस कंसेप्ट को यूज किया है कि वहां भी वो जो वेक्टर बताए थे बीएसी वाईएसी, वो क्या कर रहे हैं, वो रिप्लिकेट भी होते हैं, तो हमारे जीन की क्लोनिंग भी होती जाती है। ओके, अच्छा, वेक्टर डीएनए में एक और चीज ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर वेक्टर डीएनए की बात कर रहा था मैं। वेक्टर डीएनए अपने काम में बड़ा स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कोई वेक्टर किसी भी जीन को उठा के किसी भी सेल में ले जाए, ऐसा नहीं। ट्रांसपोर्टेशन वर्क इज ऑलवेज वेरी स्पेसिफिक, और इसलिए यहां पर हमारे वेक्टर की जीन कैरी करने की कैपेसिटी और किस सेल में जाएगा ये सब फिक्स होता है। और यहां हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए डिपेंड्स ऑन, ये ध्यान रखिए, आरडीएनए की इस टेक्निक में सबसे भारी टेंशन का काम यही है कि वेक्टर कौन सा लें, कौन लेके जाएगा इसको, बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हम कभी सामान शिफ्ट करते हैं इधर से उधर, ट्रांसपोर्ट का काम तो मतलब यही, ये भी वही कर रहा है। और मान लो आपको अपना घर का सामान पापा का ट्रांसफर हो गया, दूसरे शहर ले जाना है, शिफ्टिंग होती है आजकल, वो करते हैं ना मूवर्स पैकर्स, है ना? तो आपने किसी से फोन पे बात करी कि भाई हमें शिफ्ट होना है, मेरे को सामान शिफ्ट करना है, वो आपसे आके भले मिलेगा नहीं, लेकिन टेलीफोनिकली वो कुछ जरूरी चीजें पहले जानना चाहेगा, तभी वो बताएगा कि मैं लेके भी जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, और ले जाऊंगा तो कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, अब जरा खुद ही सोच के देखो, आपको वेक्टर की कंडीशन समझ में आने लगेगी। क्या चाहिएगा उसको, जब आपने जैसे किसी से पूछा कि भाई हमें कुछ चीजें शिफ्ट करनी है, सामान शिफ्ट करना है, क्या पूछेगा वो आपसे? उसकी कुछ बेसिक क्वेरीज होंगी। क्या पूछेगा वो? सबसे पहले तो क्या पूछेगा कि आपको ले क्या जाना है, मटेरियल। तो आपको थोड़ा अपने घर के सामान का आइडिया देना पड़ता है, ठीक है, कि भाई ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि कभी कभी हो सकता है आपके पास सामान ही इतना सारा हो कि वो आपके सामान को सुन के मना कर दे, भाई मेरे पास तो ऐसी कोई कोई व्हीकल नहीं है जिसमें मैं इतना सारी ले जाऊं। ये एक लिमिटेशन होती है। हमारे यहाँ पर जाने वाली चीज कौन है? डिजायर्ड जीन। तो डिजायर्ड जीन का साइज एक पहला फैक्टर है। अगर हमारा डिजायर्ड जीन बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, हमें अपना वेक्टर उसी अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि हर वेक्टर के जीन उठा के ले जाने की एक मैक्सिमम कैपेसिटी, एक लिमिट होगी, वो उसी लिमिट में काम करेगा। ठीक है, तो एक तो हो गया जीन की साइज, मटेरियल जो जा रहा है उसकी साइज। दूसरी चीज क्या होगी, और क्या जानना चाहिए? और कुछ नहीं पूछेगा, बस ऑब्वियस ही बात है, आपका डेस्टिनेशन पूछेगा, जाना कहाँ है, पैसे कितने लगेंगे, तो उसी से बताएंगे। तो वो जो जगह जो बताए ना, इसका मतलब अपने यहाँ पर कौन सी जगह? होस्ट सेल। देखो, हम अपने एक्सपेरिमेंट में पहले ही सोच लेते हैं कि हमें अपने इस जीन को किस में भेजना है। मान लो बैक्टीरिया में भेजना है तो बैक्टीरिया होस्ट है, हमें प्लांट में भेजना है, एनिमल में भेजना, तो होस्ट पहले डिसाइडेड होता है कि हमें अल्टीमेटली जीन ट्रांसफर करना किस में। अब प्रॉब्लम यह है कि वेक्टर डीएनए हर किसी सेल में एंटर नहीं होते, सबका अपना अपना फिक्स है कि मुझे किस सेल में जाने आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बड़ा कॉमन वेक्टर है, लेकिन हर जगह थोड़ी काम आता है। प्लाज्मिड एक तो छोटे साइज के, एवरेज मीडियम साइज के जीन ले जाता है, और वो भी सिर्फ जाएगा किसमें? प्लाज्मिड किसमें नेचुरली एंटर करता है? बैक्टीरिया। तो सिर्फ बैक्टीरिया में ही ट्रांसफर करे। आपको अगर किसी और सेल में ट्रांसफर करना है तो आपके लिए प्लाज्मिड बेकार है। तो इसका मतलब सेल भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, वेक्टर वो लेना पड़ेगा जो दोनों चीजें मैनेज करे, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए
Selection of vector DNA depends on two things. One is the size of desired gene. पहली इंपॉर्टेंट चीज तो है कि जो जीन ट्रांसफर होना है वो किस साइज का है, और दूसरा क्या है, टाइप ऑफ होस्ट सेल। अब होस्ट सेल किस में जीन ट्रांसफर करना है, ये दोनों। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स। साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, अब जब हम अपना जीन आइसोलेट करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारे जीन की साइज क्या है। हम वेक्टर वो लेंगे जो इसको ले जा सके, और दूसरा हमें भेजना किस में वो भी हमें पहले ही मालूम है, तो उसमें भी वो एंटर करे वो भी ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग वेक्टर डिसाइड होगा। और इसी वजह से हमें बहुत सारे वेक्टर चाहिए होते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कई सारे जीन इधर उधर ट्रांसफर किए हैं, तो हमें उसी अकॉर्डिंग वेक्टर चाहिए होता है। बहुत सारे हमने नेचुरल डीएनए सेल के एज ए वेक्टर यूज करना शुरू किया है, जैसे प्लाज्मिड हैं या और भी हैं। कई बार हमें सुटेबल वेक्टर नहीं मिलता तो वेक्टर आर्टिफिशियली भी बनता है। सो वेक्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियली। अब आप चाहे किसी नेचुरल डीएनए को वेक्टर की तरह काम में लो या आर्टिफिशियल, वेक्टर के अंदर कुछ जरूरी चीजें आपको रखनी पड़ेंगी, तभी वो एज ए वेक्टर यूज होगा। तो वेक्टर डीएनए मस्ट हैव 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तभी वो एज ए वेक्टर हमारे लिए यूजफुल है। तो वेक्टर डीएनए में 3 जरूरी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, दिस इज अनदर क्वेश्चन, और ये तो सब्जेक्टिव पैटर्न का भी क्वेश्चन है। अब हम चाहे आर्टिफिशियली वेक्टर बनाएं, किसी आर्टिफिशियल डीएनए को यूज करें, या कोई नेचुरल, हमें ये चीजें चाहिए कि इसमें 3 जरूरी चीजें होनी ही चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ ओआरआई। वेक्टर में क्या होना चाहिए, ओआरआई ध्यान है ना, ठीक है। अब वेक्टर डीएनए कम से कम एक ओआरआई जरूर होनी चाहिए। वेक्टर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ओआरआई। ओआरआई होगा तभी क्या कर पाएगा, रेप्लिकेशन तभी होगा। एटलीस्ट 1 ओआरआई, एक ही सफिशिएंट है। अगर एक जगह भी ओआरआई है तो हम ओआरआई से केवल स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी पूरा डीएनए अपने आप रिप्लिकेट हो जाए। ज्यादा है ओआरआई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 1 ओआरआई। और ये होगी तब सो दैट इट कैन रेप्लिकेट। तो जो हमने क्लोनिंग वेक्टर कहा था, तो ये क्लोनिंग वेक्टर कब बनेगा, जब इसमें क्या होगी, ओआरआई होगी। अच्छा, ओआरआई तो रखनी है, और बल्कि हम चाहेंगे कि इट शुड बी हाई कॉपी नंबर टाइप। अब ये कितने लोगों को याद है, ओआरआई शुड बी हाई कॉपी नंबर टाइप। बस 2-4 लोगों को ध्यान है। भूल गए क्या हाई कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर? रेप्लिकेशन के वक्त पढ़ाया था, और रेप्लिकेशन में मैंने वहां भी कहा था कि एक पैराग्राफ उसको छोड़ देना, बायोटेक में काम आया है ना। वो ये आज पढ़ने के बाद पढ़ना आप जाके, तब वो रेप्लिकेशन वाली बात अब समझ में आएगी। एक्चुअली ओआरआई में मैंने आपको उस समय भी बताया था कि 2 तरह की होती है, हाई कॉपी नंबर, लो कॉपी। कुछ ओआरआई ऐसी होती है जहां से बड़ा रैपिड रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और जब स्टार्ट जल्दी होता है तो फिर हम नंबर ऑफ कॉपीज यूनिट टाइम में ज्यादा बना लेते हैं। जिनके पढ़ने की स्पीड अच्छी होती है वो ज्यादा रिवीजन कर लेते हैं, जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, सोचते सोचते पढ़ते हैं, वो कम कर पाते हैं। दे आर लो कॉपी नंबर टाइप, ठीक है। तो होना कैसा चाहिए अपने को, तो हाई रिवीजन टाइप होना चाहिए, लो रिवीजन नहीं होना चाहिए, फटाफट करना चाहिए। तो हाई कॉपी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हाई कॉपी नंबर होना एसेंशियल नहीं है तो अच्छी बात, बट एसेंशियल क्या है, ओआरआई होना चाहिए। बेटर है अगर वो हाई कॉपी नंबर है तो और अच्छा काम होगा, नहीं तो भी ओआरआई होना जरूरी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ओआरआई के बाद में प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, मार्कर जीन होने चाहिए, ये एक और जरूरी चीज है, मार्कर जीन। अब ये क्या है, और इसका तो खैर रोल अभी आगे प्रोसेस में भी हम पढ़ेंगे। मार्कर वर्ड मैंने पहले भी एक जगह बताया है। मार्कर कभी भी यूज कर, मार्कर का मतलब क्या, आपके पास भी होता है ना मार्कर, परमानेंट मार्कर,
मार्कर किसी चीज को मार्क करने में काम, ताकि हम पहचान पाए। अब आप खुद देखिए, क्या हमें डिजायर्ड जीन आंखों से दिख रहा है क्या? वेक्टर दिख रहा है क्या? दोनों को जोड़ के आरडीएनए बनाएंगे, वो दिखेगा क्या? हमें डीएनए कभी आंखों से नहीं दिखता। और जिस सेल में हम भेजना चाह रहे हैं वो कौन सी आंखों से दिख रही? ये सारा काम जो होता है वो कल्चर में, सॉल्यूशन में होता है। नजर कुछ नहीं आता, तो भी हम डिजायर्ड जीन निकाल रहे हैं, वेक्टर के साथ जोड़ के आरडीएनए बना रहे हैं और उसको सेल में भेज रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेल में गया या नहीं गया? दिखता थोड़ी। और एक और बात है, जब आप होस्ट सेल में इसको भेजोगे तो कुछ में जाएगा, कुछ में नहीं भी जाएगा, कोई 100% सब में नहीं चला जाए। तो हमें यह जानना जरूरी होता है कि कितनी होस्ट सेल में आरडीएनए चला गया, ये वेक्टर हमारे जीन को लेके चला गया, ये हमें पता कैसे चले? इसका इंतजाम करते हैं नहीं है, ओके, नजर नहीं आता। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक नेविगेशन वाला सिस्टम फॉलो किया, जानते ना, गूगल मैप, जीपीआरएस, जो हमने भी यही किया। क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो जब चला जाएगा तो उसके पास में, आप लोगों की तरह मोबाइल थोड़ी जो सेल में पहुंच के फोन कर देगा कि हम पहुंच गए, आराम से, चिंता मत करना। कैसे पता लगाएंगे? हमने क्या किया, वेक्टर खुद एक डीएनए है, और अक्सर वेक्टर के अंदर इतना बड़ा डीएनए है तो और भी तो जीन होंगे। हम वेक्टर के ही किसी जीन को मार्कर जीन मान लेते हैं, कोई अच्छा जीन होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हम खुद जोड़ते हैं। बट हमें ऐसा कोई जीन चाहिए जिससे हमें वेक्टर की प्रेजेंस पता चले। ये जीन हमें बताते हैं कि वेक्टर भाई साहब सेल में अंदर गए या अभी बाहर ही, ठीक है। इन्हीं जीन को हम क्या कहेंगे, मार्कर जीन। मैक्सिमम केस में ये वेक्टर के खुद के जीन होते हैं, बट हमारे लिए मार्कर की तरह काम आएंगे। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स आर द स्पेशल जीन्स, स्पेशल which helps in identification, which helps in identification of rDNA in host cells, जो होस्ट सेल्स में rDNA को आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं। हाउ इट इज यूज्ड, कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे ये हम प्रोसेस में बताएंगे, अभी दिमाग नहीं लगाना, ये सब बताया जाएगा कैसे होगा। एग्जाम्पल चाहे तो भले लिख सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसमें होते हैं, सुने कभी ये? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसमें होंगे? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया सारे तो नहीं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया कुछ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। बैक्टीरिया में ये जीन बैक्टीरिया की किस जगह पर या किस में होते हैं? बैक्टीरिया के अंदर भी कहां होंगे? प्लाज्मिड पर। प्लाज्मिड के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें एक प्लाज्मिड है आर प्लाज्मिड, उस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, ये वही है। और ये हमारे प्लाज्मिड के जीन है जो हमारे काम आते हैं एज ए मार्कर जीन। जैसे एक एग्जांपल देखिए, AMPR जीन, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, देन TTR जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, अलग अलग एंटीबायोटिक। अब AMPR जीन का क्या मतलब हुआ? ये जीन बैक्टीरिया को कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनाएगा? एम्पिसिलिन से। ऐसे TTR जीन टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस दें। ये नेचुरल जीन है, प्लाज्मिड में होते हैं, हम इसको यूज करेंगे एज ए वेक्टर, सॉरी एज ए मार्कर जीन। ऐसे कुछ एंजाइम बनाने वाले जीन भी हमारे लिए काम आएंगे। एंजाइम बनाने वाले जीन में एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है गैल जीन। ये गैल जीन गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला, एंजाइम बनाने वाला जीन या एंटीबायोटिक के जीन, दे आर गुड मार्कर जीन्स। मार्कर जीन और भी कई तरह के हो सकते हैं, बस अभी इतना ध्यान रखना है कि मार्कर जीन किस काम आएंगे, ये पता करने के लिए कि वेक्टर या आरडीएनए होस्ट सेल में गया या नहीं गया। तो आप देखिए, वेक्टर आपको 3 तरह से हेल्प करेगा। अब वेक्टर 3 तरह से क्या हेल्प कर रहा है? पहला काम, ले जा रहा है। दूसरा काम, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा रहा है, क्लोनिंग कर रहा है। तीसरा काम,
ये भी पता चल रहा है कि ये गया या पहुंचा या नहीं पहुंचा, तीनों बातें। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। अब कोई भी डीएनए एज ए वेक्टर डीएनए तभी काम आएगा जब उसमें क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट हो, अदरवाइज किसी काम का नहीं है वो डीएनए। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुड बी द प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट पता है ना? अब देखो, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम अपने डिजायर्ड जीन को लेंगे, वेक्टर को एक जगह से कट करेंगे और फिर उसमें जीन जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो तब जब पहले कट करोगे, और डीएनए कट कहां से होगा? हम काटने के लिए एंजाइम यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो हमारा जो साइट है वो भी रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। तो इसीलिए कोई भी डीएनए एज ए वेक्टर हमारे लिए तभी काम आएगा जब उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट हो। बल्कि एक अच्छा वेक्टर तो वो है जिसमें बहुत सारे एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट में पैलिंड्रोम, तो जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़िया है। वो मल्टीपर्पज वेक्टर है, आप उसको किसी भी एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोनिंग साइट? क्योंकि जिस जगह से आप काटोगे वहीं जाके जीन जुड़ेगा और बाद में क्लोनिंग तो होनी है। तो कई बार इसको इसलिए क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं। क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट एक ही बात है। ठीक है, और वेक्टर के लिए डिजायरेबल चीज क्या है? अ वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऑफ सेवरल एंजाइम। लेकिन एक जरूरी कंडीशन ध्यान रखनी है, आप कितने भी एंजाइम की साइट रखिए अच्छी बात है, लेकिन हर एंजाइम की एक साइट रखनी है, दो नहीं चाहिए। सिंगल साइट ऑफ ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये मैंडेटरी। क्योंकि क्या होगा, देखो पूरे वेक्टर में अगर एक जगह ही साइट होगी तो आपको भी पता रहेगा कि एंजाइम जाके वहीं काटेगा, एक ही जगह कटेगा, और जीन भी वहीं जाके जुड़ेगा, तो हमें मालूम रहेगा उसको जोड़ना भी तो है ना, वापस आरडीएनए बनाना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा साइट हुई तो क्या होगा? एक से ज्यादा साइट हुई तो वो तो बहुत सारी जगह काट देगा, तो इतने सारे टुकड़े कर देगा वेक्टर के कि फिर आप उसको असेंबल नहीं कर सकते। इसीलिए साइट आप चाहे कितनी रखें, लेकिन हर एंजाइम की एक साइट होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स में अ वेक्टर, इस प्रॉपर्टी में क्या चाहिए हमें? वेक्टर शुड हैव restriction site of several restriction endonuclease enzyme। ठीक है, मतलब ये वेक्टर होना चाहिए पॉलीलिंकर। जिस वेक्टर में बहुत सारे एंजाइम की साइट होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीलिंकर। पॉली मीन्स मेनी, मतलब बहुत सारी जगह जहां आप जोड़ सकते हो। साइट्स ऑफ सेवरल एंजाइम बट only one site of each enzyme should be present। एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए, ये जरूरी है। सो वेक्टर में बहुत सारे एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, लेकिन हर एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए। सो ये तीन जरूरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम जब भी कोई वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, वेक्टर बनाते हैं, तो हमें ये तीन बातें रखनी ही पड़ती है। ठीक है, वेक्टर की प्रॉपर्टीज, वेक्टर क्या है और वेक्टर की प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद में वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड इज ए मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर। सुना ही होगा प्लाज्मिड के बारे में। It is a common vector. Plasmid actually it is double-stranded circular additional DNA। प्लाज्मिड हमेशा एडिशनल डीएनए होता है। एडिशनल डीएनए कहां मिलता है? फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में ये मिलेगा। हमें एनसीईआरटी मेनली प्लाज्मिड वेक्टर का डिस्क्रिप्शन देती है, बाकी वेक्टर्स कई सारे यूज होते हैं। प्लाज्मिड को थोड़ा सा डिटेल से भी ध्यान रखेंगे। प्लाज्मिड क्या होता है ये हमें पता है कि एडिशनल डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में है और इसमें नेचुरली कुछ जीन होते हैं।
लेकिन प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। अगर मान लो बैक्टीरिया से प्लाज्मिड हटा दें तो क्या बैक्टीरिया मर जाएगा? वो इतना एसेंशियल नहीं है, तो भी बैक्टीरिया जी लेता है। अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें भी कुछ जीन है तो वो एडवांटेज हो जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी में एक जगह लिखा है कि नॉर्मल ई कोलाई डू नॉट हैव प्लाज्मिड। तो कोई कंफ्यूज मत होना कि ये क्या बात होगी, ठीक है। हर ई कोलाई में प्लाज्मिड या हर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, जरूरी नहीं। जैसे अपन केवल अगर ई कोलाई बोल रहे हैं ना, तो आइडियली उसमें प्लाज्मिड नहीं है। और अगर मैंने बोला ई कोलाई RY13, नाम बताया था नहीं है, तो ये ई कोलाई है जिसमें आर प्लाज्मिड है। वो RY13 उस प्लाज्मिड की वजह से उसकी वैरायटी बन गई। प्लाज्मिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे प्लाज्मिड को हमने वेक्टर की तरह तैयार किया है। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर, नाम याद रखेंगे, PBR322, ठीक है, PBR327, PUC18, PUC19, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड। ये मैंने प्लाज्मिड वेक्टर के कुछ कॉमन नेम्स बताए हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। नाम लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने हिसाब से रखे हुए हैं, और भी हैं खैर। ये तो अब PBR PUC सीरीज के जो वेक्टर हैं ये सारे के सारे हमें ई कोलाई से ऑब्टेन किए हैं। अच्छा, 100% नेचुरल कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई करना ही पड़ता है। दे आर नेचुरल बट आर्टिफिशियली मॉडिफाइड, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं। ये TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, they obtained from a very special bacteria, Agrobacterium। शायद किसी ने नाम सुना हो, एग्रोबैक्टीरियम। मोनेरा ओनेरा पढ़ते हैं तब भी आते हैं। ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम बायोटेक एक्सपेरिमेंट में काफी काम आएंगे, जगह जगह इनका नाम आएगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग तरह के प्लाज्मिड वेक्टर हैं। अच्छा, इनकी नेमिंग को लेकर ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। PBR PUC, यहां पर जो P वर्ड है, P लेटर का मतलब तो क्या हो गया, P फॉर प्लाज्मिड। अच्छा, नाम देने का कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है, अपने अपने अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। जैसे PBR में जो ये BR है, ये BR का मतलब बिहार नहीं कि बिहार वाले खुश हो रहे हो। एक्चुअली ये दो साइंटिस्ट के नाम का एब्रीवेशन है। ये दो साइंटिस्ट हैं, बॉलिवर एंड रोड्रिगेज, जिन्होंने इन वेक्टर को डेवलप किया है। बॉलिवर एंड रोड्रिगेज, नेचुरल वेक्टर था, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो उन्होंने, उनके नाम के दो प्रीफिक्स से लिखे जाते हैं BR, और नंबर्स जो होते हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से अपने लैब के अकॉर्डिंग दिए हैं। ऐसे PUC में जो ये UC होता है, इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इनको बनाया गया था पहली बार, तो उसके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया हुआ है PUC। सो इट मे बी नेम ऑफ एनी प्लेस, नेम ऑफ एनी पर्सन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, ये इनके डिजीज की वजह से दिए जाते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड प्लांट में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, प्लांट में भी कैंसर होता है, केवल एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट में भी ट्यूमर बनते हैं, कैंसर होता है। अच्छा, इन दोनों के लिए तो एक बात और भी ध्यान रखना। वैसे मैंने क्या कहा था आपको कि प्लाज्मिड किस में जीन ट्रांसफर करेगा, कौन सी होस्ट सेल में, बैक्टीरिया। लेकिन TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए काम नहीं आते, ये काम आते हैं प्लांट के लिए। इसको अभी और आगे बताऊंगा मैं प्रोसेस में डिटेल में, बट ध्यान रखना, दीज आर दी मोस्ट कॉमन वेक्टर फॉर प्लांट सेल्स, मोस्ट कॉमन वेक्टर फॉर प्लांट सेल। तो प्लांट में जीन ट्रांसफर के लिए जिन वेक्टर का सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये है, और उसमें भी TI प्लाज्मिड मेन। दे आर द कॉमन वेक्टर फॉर प्लांट्स, ऑल्दो दे आर प्लाज्मिड, लेकिन ये प्लांट में जीन ट्रांसफर के लिए यूज होंगे, ठीक है। अब कैसे, क्यों, थोड़ा सा रुकेंगे, ये प्रोसेस में चीजें समझ में आएगी। अभी अपन टूल्स पढ़ना है। अच्छा, इनमें से, अच्छा, एक तो कैपेसिटी भी ध्यान रखना। प्लाज्मिड DNA की जीन कैरिंग कैपेसिटी, मैंने कहा था ना, हर एक की अपनी एक कैपेसिटी भी रहती है, 0.5 to 8 किलो बेस पेयर।
0.5 to 8 किलो बेस पेयर साइज्ड जीन ले जा सकता है। मतलब प्लाज्मिड मैक्सिमम कितना बड़ा जीन उठा के ले जाएगा? 8 किलो बेस पेयर। ये कोई उसका वजन नहीं है कि 8 किलो का डीएनए। किलो बेस डीएनए में हमेशा लेंथ बेस पेयर में चलती। When we have 1000 base pair, it is called 1 kb. तो ये 8000 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए को ले जा सकता है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। ठीक है। अच्छा, इसमें से PBR322 इसको हम एनसीईआरटी और इलेबोरेट करती है। आपको बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज इन ऑब्जेक्टिव इसका लेबल्ड डायग्राम बनाने को आएगा। बोर्ड में तो 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ PBR322, और ऑब्जेक्टिव में डायग्राम होगा और उसकी कुछ चीजें मिसिंग होगी, आपको लेबलिंग पूछी जाएगी। तो इसका डायग्राम बनाएंगे, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, तो इसको एक बार समझ लें किस तरह से इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ड्रॉ भी करना है साथ में। ये एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, एक रिंग की तरह होता है, और इसमें वो सारी चीजें होती है जो एक वेक्टर में हमने बताई थी कि ये होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। हमने कहा था कि एक तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, ORI, तो एक तो इस जगह पर हो गई इसकी ORI। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या चाहिए, मार्कर जीन। इसमें 2 मार्कर जीन होते हैं, दोनों अपोजिट साइड में, ये इस तरह से, एक इधर और एक इधर। ये जो बनाए ये जीन है। एक जीन तो है इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, TETR। 2 इसमें मार्कर जीन होते हैं। अच्छा, एक इसमें स्पेशल साइट और होती है, कुछ इस जगह मान सकते हो, ये कहलाती है ROP साइट। मैंने जो वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी बताई थी उससे अलग ही, ये केवल प्लाज्मिड में ही मिलेगी। ROP एक्चुअली ये एक जीन की तरह काम करता है, यहां से एक प्रोटीन बनता है, इट फॉर्म्स अ प्रोटीन which helps in replication of plasmid। ROP का फुल फॉर्म ही यही है। ROP का फुल फॉर्म क्या है, रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये वो जगह है जहां से एक प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, इसको ROP कहते हैं। इसका होना इसलिए जरूरी कि इसी से फिर रिप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। बाकी 3, ये तो एक एडिशनल चीज हो गई ROP। बाकी 3 प्रॉपर्टीज बताई थी, ORI, मार्कर जीन, तीसरा क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट। अब देखो इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहां कहां है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट तो टेट्रासाइक्लिन जीन के बीच में अंदर की तरफ, मतलब आप देखो रेस्ट्रिक्शन साइट कुछ नहीं है, रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब पैलिंड्रोम डीएनए में कहीं भी बन सकता है, जीन के बीच में बन जाता। ऐसे एम्फिसिलिन जीन के अंदर भी 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है ऐसे। ठीक है। एक रेस्ट्रिक्शन साइट ROP में भी है, और 3 रेस्ट्रिक्शन साइट आपको एक साथ यहां मिलेगी। ये मैंने जो रेड मार्किंग की है ना, ये है वो जगह जहां कोई पर्टिकुलर पैलिंड्रोम है, रेस्ट्रिक्शन साइट। अब कौन से एंजाइम का कहां पैलिंड्रोम है, ये वाली जो साइट है, ये है BAMH1 एंजाइम की साइट। ठीक है। इधर ये वाला जो है, ये SAL1 एंजाइम की साइट है। ये सब क्या है, एंजाइम के नाम है। मतलब BAMH1 अगर यूज करेंगे तो वो कहां के काटेगा, इस जगह, क्योंकि यहां उसका पैलिंड्रोम रेस्ट्रिक्शन साइट। ऐसे ही एम्पिसिलिन के अंदर ये जो है, ये है PVU1 एंजाइम की साइट, और ये वाली है PST1 एंजाइम की साइट। ROP में जो है, ये है PVU सेकेंड एंजाइम की साइट। और ये जो 3 साइट है, एक होती है EcoR1 की साइट, एक है ये CLAV1 एंजाइम की साइट, और एक है ये हिंद थर्ड एंजाइम की साइट। समझ गए कौन कौन से एंजाइम की कहां कहां साइट। ये ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है PBR322 वेक्टर। सवाल तो अच्छा है। इसमें एक जीन होता है, मैंने कहा ना, वैसे इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन। TI का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग। इसमें एक जीन होता है जो ट्यूमर बनाता है। हम क्या करते हैं, उसी जीन को काटते हैं और अपना जीन लगा देते हैं। अब ये ट्यूमर बनाएगा क्या?
ट्यूमर तो नहीं बनाएगा लेकिन ले जाने का काम करेगा। जब भी किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम वेक्टर की तरह काम में लेते हैं तो उसमें वही जीन हटाएंगे जिससे वो डिजीज कॉज कर रहा, ताकि वो डिजीज भी कॉज नहीं करे और हमारा भी काम कर दे। ठीक है, अब यहां देखो कितने एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट दिख रही है आपको, काउंट कर सकते हो? हाउ मेनी एंजाइम्स? 8 है। और सबसे बड़ी बात है एक भी रिपीट नहीं हो रही, किसी भी एंजाइम की साइट आपको 2 नहीं मिलेगी, सब अलग अलग एंजाइम, एक एंजाइम की एक साइट। ये जरूरी, ताकि अपन जो एंजाइम यूज करें वो कहां कटेगा अपने को पता है। इको R1 यूज किया है, यहां काटेगा, सेल 1 इस जगह कट करेगा, तो इसकी जगह भी फिक्स रहती है कौन सा एंजाइम किस जगह कट करता है। हो गया सबको? अच्छा, इसके अलावा कुछ वेक्टर और हैं, डिटेल में नहीं जानूं, उनके खाली नाम याद रखना। एक प्लाज्मिड वेक्टर को थोड़े ढंग से, क्योंकि उसका डायग्राम वगैरह आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। प्लाज्मिड के बाद और भी वेक्टर हैं, और भी डीएनए है जो एज ए वेक्टर काम आते हैं। बैक्टीरियोफेज डीएनए, प्लांट एंड एनिमल वायरस, प्लांट एनिमल वायरस डीएनए, पीबीआर का डायग्राम और उसकी एक एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, ये आगे तक आपके काम आएगा। ठीक है, जो साइट्स हैं, कौन से मार्कर जीन है, क्या है। प्लाज्मिड के अलावा वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बायोटेक में बड़ा काम आता है। आपको अगर वायरस की लाइटिक साइकिल याद हो तो वायरस का तो नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपना डीएनए खुद ही जाके होस्ट में इंसर्ट करता है, याद है ना? तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि तो खुद ही जाके अपना डीएनए दे रहा है, तो हम तो इसको वेक्टर की तरह हम क्या करें, चुपके से इसके डीएनए में अपना जीन भी लगा दें, तो ये तो ले जाएगा, छोड़ के आ जाएगा। इसीलिए वायरस के डीएनए बड़े काम आएंगे एज ए वेक्टर। बैक्टीरियोफेज डीएनए, ये भी किस में जीन ट्रांसफर करेगा? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया में, जिसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल है लैम्ब्डाफेज। और भी कई सारे हैं बट एक नाम तो याद रखें, लैम्ब्डाफेज। ऐसे प्लांट और एनिमल वायरस, कई सारे ऐसे वायरस जो प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, वो वायरस जो है वो उनके डीएनए भी ऐसे वेक्टर काम आएंगे। जैसे प्लांट के अंदर एक होता है CMV, कलीफ्लावर मोजेइक वायरस, जैसे आपने TMV सुना होगा, टोबैको मोजेइक, ऐसे एक CMV होता है, ये प्लांट के लिए काम आता है। एनिमल के लिए तो बहुत पॉपुलर है रिट्रोवायरस, याद है? अब इस रिट्रोवायरस पे आया है क्वेश्चन कि एनिमल्स में जीन ट्रांसफर का सबसे कॉमन वेक्टर कौन सा? रिट्रोवायर। प्लांट में कौन सा? TI प्लाज्मिड। और एनिमल में, ये ध्यान रखना, रिट्रोवायरस पर क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट कॉमन वेक्टर फॉर एनिमल सेल्स। बायोटेक में अपन जितना भी क्लास वर्क कर रहे हैं ये बहुत सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं, बहुत बड़ा है बायोटेक का काम वैसे, और ये वही है जिनके एक एक लाइन पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसलिए बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें याद होनी चाहिए कहां क्या है। अच्छा, ये सब नेचुरल वेक्टर हैं, देखो इनमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, जैसे प्लाज्मिड में थोड़ा बहुत चेंज किया, ऐसे इसमें भी। अब जैसे बैक्टीरियोफेज जो लैम्ब्डाफेज है, इसकी कैपेसिटी, इसकी जीन कैरिंग कैपेसिटी है 9 to 23 किलो बेस पेयर साइज, मतलब प्लाज्मिड की कितनी थी? 8, ये उससे बड़े डीएनए ले जाता है। इसमें नहीं देते हैं क्योंकि इनमें तो वायरस टू वायरस अलग अलग रहेगी, कोई कॉमन नहीं होती। इनके अलावा एक वेक्टर और है, दैट इज वेरी स्पेशल, नेक्स्ट चैप्टर में अपने काम भी आएगा, ये ट्रांसपोजोन्स। आजकल ये एक नए तरह के वेक्टर बने हैं, इनको कहा जाता है जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन्स। अब थोड़ा सा अपन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में चले तो वहां आपको मैंने एक लोकस की बात कही थी, हर जीन अपने लोकस पर होता है। लोकस कुछ नहीं, डीएनए का एक हिस्सा है, और हम कहते हैं ये यहां से हिल भी नहीं सकता है, तो डीएनए में बंधा हुआ है सब तरफ। लेकिन हमें बहुत बाद में रिसेंटली पता चले कुछ ऐसे जीन जो हमारे डीएनए को तोड़ के काट के निकल जाते हैं और किसी और जगह जाके लग जाते हैं, अपने ही जीनोम में एक क्रोमोसोम से निकल के दूसरे में लग गए।
दे कैन जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसा ये क्यों करते हैं बहुत क्लियर पता नहीं, बट बाकायदा ये करेक्टर बनाते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन में अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते, जंपिंग मिलती। इनमें एक ऐसी टेंडेंसी है कि ये निकल भी जाते हैं, मूव करके दूसरी जगह भी चले जाते हैं। जब से हमने इनको देखा तो हमारे को एक और चीज ध्यान है कि ये भी अपने लिए वेक्टर हो सकता है। ये जा तो रही है, बस हम इसमें क्या करें, अपना जीन जोड़ देंगे। इसलिए आजकल ट्रांसपोजोन को भी वेक्टर की तरह यूज करते हैं। एक्चुअली जंपिंग जीन्स क्या है, ये वो जीन्स हैं, दोज जीन्स which can move from one locus to other locus in genome। जीनोम में ये एक लोकस से दूसरे लोकस में मूव कर सकते हैं जंपिंग जीन्स। ट्रांसफर नहीं, वो अलग चीज है, वो म्यूटेशन है, ये नेचुरल है। ये जब जीन इधर से उधर जाते हैं तो कोई म्यूटेशन नहीं होता, ये नेचुरल है। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं, वैसे थोड़ी आगे की चीज है, बट आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, वो देखा है भुट्टा। अच्छा ठीक है, कौन से कलर के दाने होते हैं? बोले सर हमें तो पता नहीं, हमें तो नींबू मसाला रगड़ देता है तो फिर कैसा कलर है यही नहीं मालूम चल। दो कलर दिखते हैं, या तो व्हाइट होते हैं या येलो। कभी कभी ध्यान से देखना, कभी कभी भुट्टे में उन दानों में छोटे छोटे रेड रेड कलर के स्पॉट्स मिलेंगे, येलो व्हाइट कलर के अलावा रेड रेड स्पॉट्स। ये रेड रेड स्पॉट्स पता है कैसे आते हैं? जीनोम में इसमें क्या होता है, एक जीन होता है ACNDS एलिमेंट, ये जीन क्रोमोसोम 9 से निकल के किसी और क्रोमोसोम पे लग जाता है। तो जब भी ये जीन मूव करता है तो इससे इसके फेनोटाइप में चेंज आता है। ये जीन करेक्टर बनाते हैं, और जब भी इधर उधर जाएंगे तो इससे हमारे करेक्टर में भी चेंज आता है। जैसे मैमल्स के अंदर हमें मिले ALU एलिमेंट, ये जीन जब मूव करते हैं तो लोगों में कैंसर हो जाता है। ठीक है, ड्रोसोफिला में हमें मिले हैं, ईस्ट में मिले हैं। तो ये आजकल एक नई कैटेगरी हमें मिली है जीन की, ये थोड़ी आगे की चीज है, इसलिए आपके सिलेबस में हमने जीन में कहीं बताया नहीं इसको, बट ये जीन मूव करते हैं। अब बायोटेक वालों ने क्या किया कि मूव कर रहा है मतलब अपने काम आए। ठीक है, तो हम इसको आर्टिफिशियली कहां यूज करते हैं, एज ए वेक्टर जीन ट्रांसफर करना। इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ नाम बताया आपको वेक्टर में इसका। ये तो कुछ नेचुरल बेस के वेक्टर जिनमें हमें थोड़ा बहुत ही चेंज किया है। कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो हमने पूरी तरह से आर्टिफिशियली बनाए, जैसे, और एक दो एग्जांपल आर्टिफिशियल वेक्टर में आप नाम लिख सकते हैं, कॉस्मिड, फेजमिड, कॉस्मिड, फेजमिड, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये तीन जो हैं ये वेक्टर हैं जो आर्टिफिशियली बनाए गए। सो वेक्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियली ऑल्सो। कॉस्मिड और फेजमिड प्लाज्मिड से बने, प्लाज्मिड के डीएनए को मॉडिफाई करके आर्टिफिशियली बनाया गया है कॉस्मिड। प्लाज्मिड से क्या बना है, फेजमिड। बस इनकी कैपेसिटी वगैरह अलग है। जैसे कॉस्मिड की कैपेसिटी होती है 30 to 45 किलो बेस पेयर की जीन ले जाने की, तो थोड़ा बढ़ गया प्लाज्मिड से। ऐसे ही फेजमिड करीब 10 किलो बेस पेयर साइज के जीन ले जाता है। और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तो बहुत बड़े हैं, ये हैं लार्ज साइज्ड वेक्टर, बहुत बड़े बड़े डीएनए के टुकड़ों को ले जाने में काम आते हैं। ये तीन तरह के हैं, BAC, YAC, MAC, याद है, बैक, यैक एंड मैक, तीन नाम। पूरा नाम भी है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका सोर्स डीएनए बैक्टीरिया का होता है। यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैक, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और ये काम आते हैं जीन लाइब्रेरी, डीएनए लाइब्रेरी बनाने में, क्योंकि ये बड़े बड़े टुकड़े ले जाते हैं। इनकी कैपेसिटी देखो कितनी है, बैक जो होता है इसकी 50 से 300 KB, यह की 1000 से 2500 किलो बेस पेयर, और मैक की तो मोर देन 2000 किलो बेस पेयर। ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है, बड़े बड़े डीएनए ले जाते हैं। अब सोचो 1000 किलो बेस पेयर का मतलब कितने बेस पेयर, 1000 into 1000 किलो बेस पेयर, 10 to the power 6, 10 to the power 6 न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए ले जा सकते हैं, अगर 1000 किलो बेस पेयर की कैपेसिटी है। तो ये सब जो हैं, ये मेनली ये जो तीनों हैं
they all are artificial vector, artificially developed vector DNA. ये मोर और लेस नेचुरल है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है। तो प्लाज्मिड के अलावा बाकी वेक्टर्स में जो कुछ पॉपुलर वेक्टर्स हैं, इनके आप नाम और थोड़ी बहुत ये कैपेसिटी वगैरह ध्यान रखेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या यूं कहें टूल्स का हमारा पहला पार्ट था एंजाइम। नाउ दिस वाज द सेकंड पार्ट वेक्टर। मैंने कहा अभी तक हम टूल्स में दो मेन चीज पढ़ेंगे, बाकी दो जो है वो तो हम प्रोसेस के साथ ही कंप्लीट करें। एक बार बुक निकालो जरा, एनसीईआरटी निकालो, पेज नंबर 198। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला पार्ट तो मैंने बताया था ना, कहां से पढ़ना है, पढ़ भी लेना उसको, डायग्राम वायग्राम अभी छोड़ देना, आगे बताएंगे उसको। पेज नंबर 198 के बॉटम में चलेंगे, वहां आपको मिलेगा क्लोनिंग वेक्टर। ये है वेक्टर डीएनए की जो हमारा सेकंड टूल है, यहां से शुरू हो रहा है। और ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको घर पर पढ़ लेना, इसमें वेक्टर की जनरल बात कह रहा है, इसमें मेनली प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज डीएनए की बात करी है, और इनकी हाई कॉपी नंबर होती है, सेल में ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, 100 तक प्लाज्मिड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, प्लाज्मिड बहुत सारे भी हो सकते हैं, और हाई कॉपी नंबर की वजह से और ये आने जाने की वजह से एज ए वेक्टर काम आते हैं। जनरल चीजें हैं, पढ़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 199, ऊपर लिखा होगा 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और ये तीनों प्रॉपर्टीज दे रखी। पहला है ओआरआई, ओआरआई होनी चाहिए। सेकंड, मार्कर जीन, सेलेक्टेबल मार्कर। अच्छा, इसमें कुछ लाइंस आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रोसीजर मिक्स कर रखा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम एनसीईआरटी में ये कि टूल्स प्रोसीजर मिक्स है, तो प्रोसीजर जब पढ़ेंगे तब पीछे आकर के समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आए। इसके बाद थर्ड है क्लोनिंग साइट, वही रेस्ट्रिक्शन साइट। अब थोड़ा शुरू में तो ये प्रॉपर्टीज बताइए, और उसके बाद नीचे से इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, ये अलग करना पड़ेगा, नहीं तो अभी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप देखो जरा, क्लोनिंग साइट में 3-4 लाइन आगे जाओगे तो एक ब्रैकेट में लिखा होगा फिगर 11.5, 11.4 क्या है, इस जगह पेन से एक निशान लगा दो कि जब आप टूल्स पढ़ेंगे ना तब केवल यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे जो लिखा है ना नीचे तक पूरा पैराग्राफ या अगला पेज जो भी है, ये सब प्रोसीजर का पार्ट है जो कि टूल्स में मिक्स कर रखा है। हम इसको प्रोसेस में पढ़ेंगे, मैं इसको लाइन टू लाइन आगे भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी हमें कहां तक पढ़ना है, उस फिगर 11.4 तक, उससे आगे मत जाना, बेवजह डाउट क्रिएट होंगे। अभी पढ़ा नहीं है अपन ने, प्रोसेस में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, फिगर 11.4 पास में बना हुआ भी, किसका फिगर है? PBR 322, ये डायग्राम दिख रहा है जो अभी हमने बनाया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आता भी है क्वेश्चन वैसे के वैसे ही। तो वेक्टर में जो आज हमने पढ़ा, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वो सारी आपको यही मिलेगी। एग्जांपल्स प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के अलावा मैंने ये बताए हैं क्योंकि ये भी अगले चैप्टर में काम आए, तो थोड़ा बहुत ये वैसे भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम आया है, तो वही चीजें थोड़े से नाम ध्यान रखने। ओके, तो टूल्स के दो भाग हो गए हमारे, एंजाइम्स, वेक्टर। अब तीसरा जो पार्ट है वो हम प्रोसीजर में ही पढ़ेंगे, इसलिए हम इसके बाद सीधा क्या शुरू करेंगे, प्रोसीजर, चैप्टर का अगला नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप मॉड्यूल ले लीजिए, ठीक है, जिसको जो कुछ भी पूछना है फटाफट निकाल। पहले थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर रखा है अपन, कहां तक हो रखा था, ट्रांसक्रिप्शन तक शायद पहले भी डिस्कस कर रखा था, रेप्लिकेशन तक। तो डीएनए रिप्लिकेशन तक तो हो चुका है, या ट्रांसक्रिप्शन तक, पहले कहां तक हुआ उससे आगे चले, बोलो, या याद ही नहीं है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन से